हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और अभी कुछ दिनों से मैं आपके साथ में वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी, बट अब कोशिश करूंगी कि आपके साथ में हम वीडियो शेयर करते रहें जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। चलिए तो फिर अभी तक ये टीजीटी और पीजीटी का हम सिलेबस कवर कर रहे थे, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया हुआ था अनाज समूह, वो कंप्लीट हो गया था। और उसके फर्दर जो 2000 आईसीएमआर के द्वारा यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 2011 से पहले जो खाद्य समूह के बारे में बताया गया था, उन्होंने 5 खाद्य समूह बताए थे। उसमें से एक खाद्य समूह हम डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, कौन से अधिक मात्रा में, कौन से कम मात्रा में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा वसा अम्ल क्या होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ओमेगा 6 क्या होता है, ओमेगा 3 क्या होता है, इनमें सब में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हो, या फिर किसी भी होम साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या फिर नेट का एग्जाम हो, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खाद्य समूह। तो और इसमें जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसको। और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ खाद्य समूह, ये आपके तीनों ही एग्जाम यानी कि टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर होम साइंस के तीनों ही एग्जाम में ये आपका सिलेबस है, तीनों में ही ये पूछा जाएगा। तो लगभग तीनों का सिलेबस सेम है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो वो मैं अलग से डिस्कस कर लूँगी। लेकिन जो सिलेबस कॉमन है, टॉपिक कॉमन है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप जो है चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर नेट की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा खाद्य समूह है वो है दालें और दलहन और तिलहन, यानी कि पल्सेस, लेग्यूम्स एंड ऑयल सीड्स। तो इसमें साबुत छिलका सहित और छिलका रहित दालें आ जाती हैं, जैसे कि चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सोयाबीन, राजमा, मटर पाया जाता है। ठीक है। अब जो तिलहन है उसमें मूंगफली, तिल, सरसों पाया जाता है। तिलहन का मतलब है जिनसे कि तेल प्राप्त किया जा सके, तो इसमें आपका मूंगफली है, तिल है, सरसों है, इनसे तेल प्राप्त किया जाता है, इसलिए इनको तिलहन कहते हैं। अब इसमें फिर डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से खाद्य समूह पाए जाते हैं, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहला है ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसमें 340 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम ऊर्जा पाई जाती है, यानी कि 100 ग्राम 100 ग्राम दाल में 340 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाएगी। इतनी सेम कैलोरी ही अनाज समूह में भी पाई जाती है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें 55 से लेकर के 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से स्टार्च होता है, जबकि जो आपका अनाज समूह था उसमें कार्बोहाइड्रेट इससे अधिक मात्रा में पाया जा रहा था। और थर्ड है प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन अनाज समूह में आपका ये अमाउंट बहुत ही कम था, यानी कि 6 से 12% उसमें प्रोटीन पाई जा रही थी, जबकि आपके दाल समूह में 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें मुख्य रूप से आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। और हमने अनाज समूह में भी ये डिस्कस किया हुआ था अमीनो अम्ल के बारे में, कि अनाज समूह में कौन सा अमीनो अम्ल जो है अधिक मात्रा में पाया था, वो है मैथियोनिन, जबकि दाल समूह में मैथियोनिन कम मात्रा में पाया जाता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर, इसमें मैथियोनिन अमीनो अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अब ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, लेकिन इसमें तो ये कम मात्रा में पाया जा रहा है, लेकिन अनाज समूह में ये अधिक मात्रा में पाया जा रहा था। और इसमें लाइसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो लाइसिन है वो भी एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, यानी कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है, वो अनाज समूह में कम मात्रा में पाया जा रहा था। और अगर हम बात करें इसमें स्पेशली अरहर दाल की, तो उसमें ट्रिप्टोफैन नामक जो अमीनो अम्ल है, ये भी एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये अरहर दाल में कम मात्रा में पाया जाता है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि अरहर दाल में ट्रिप्टोफैन कम मात्रा में पाया जाता है और ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में इसीलिए हाँ ये है कि जो जैसा कि मैंने उसमें भी उस समय भी बताया हुआ था आपको, अनाज समूह जब हम पढ़ा रहे थे कि मेथियोनिन आपके दाल समूह में कम मात्रा में पाया जा रहा है जबकि वो अनाज समूह में अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। लाइसिन दाल समूह में अधिक मात्रा में पाया जा रहा है जबकि वो अनाज समूह में कम मात्रा में पाया जा रहा है। तो अगर आपको दोनों अमाइनो एसिड की मात्रा चाहिए रिच अमाउंट में, देन आप चावल और दाल को मिक्स करके खा सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप चावल और दाल को मिक्स करके खाओ, चाहे उसकी खिचड़ी बना लो या फिर किसी भी और खाद्य कोई भी और आप जो है डिश बना सकते हो दोनों को मिक्स करके, जिससे क्या होगा आपको दोनों आवश्यक अमीनो अम्ल एक साथ प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों एक साथ मिलाकर खाना आपके लिए फायदेमंद होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब अगर हम वसा की बात करें यानी कि फैट और लिपिड की, तो इसमें 1.5% वसा पाई जाती है जिसमें कि स्पेशली बहु असंतृप्त वसा अम्ल यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे कि शॉर्टकट में पूफा कहते हैं, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैटी एसिड्स आते हैं। तो चलिए पहले इसके जानने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वसा अम्ल क्या होता है। तो वसा अम्ल एक अकार्बनिक पदार्थ होता है यानी कि इनऑर्गेनिक होता है जिससे मिलकर के वसा का निर्माण होता है। तो जैसे कि आपने अमीनो अम्ल के बारे में सुना ही होगा कि जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल से मिलकर के बनी होती है, उसी तरीके से वसा वसा अम्ल से मिलकर के बना होता है। तो दोनों ही यहाँ पर इकाई का काम कर रहे हैं। अमीनो अम्ल आपके प्रोटीन की इकाई है जबकि जो वसा अम्ल है वो वसा की इकाई है। तो ये आप इजीली समझ सकते हो। अब इसमें अगर हम टाइप्स की बात करें वसा अम्ल के, तो फिर इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसे कि संतृप्त वसा अम्ल कहते हैं, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे कि असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। दोनों ही फैटी एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों को हम अपने आहार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो अगर हम निर्माण की बात करें तो जो संतृप्त वसा अम्ल है वो हमारे शरीर में भी इसका निर्माण होता है और हम इसे खाद्य पदार्थ से भी प्राप्त करते हैं, जबकि जो असंतृप्त वसा अम्ल है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमें इसे अपने खाद्य पदार्थ से ही प्राप्त करना पड़ता है। तो इसीलिए ये अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चूंकि हमारे शरीर में नहीं बन रहे हैं तो हम इसके लिए पूरी तरीके से अपने खाद्य पदार्थ पर डिपेंडेंट हैं। तो इसको जो है हमें खाद्य पदार्थ के द्वारा लेना जरूरी होता है, जबकि संतृप्त वसा अम्ल अगर हम कम मात्रा में भी अपने खाद्य पदार्थों से ले रहे हैं देन इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, क्योंकि कुछ हमें खाद्य पदार्थ से मिल जाता है और कुछ हमारे शरीर में इनका निर्माण हो जाता है। अब अगर हम बॉन्ड की बात करें तो जो संतृप्त फैटी एसिड होता है उसमें जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है उसमें केवल एकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जबकि जो असंतृप्त है उसमें एक या अधिक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो संतृप्त फैटी एसिड में जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है यानी कि एकल बंध पाया जा रहा है, उसकी वजह से ये एक सीधी श्रृंखला होती है यानी कि लीनियर चेन होता है। और जबकि जो असंतृप्त है उसमें दो या दो से अधिक पाए जा रहे हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। इसकी वजह से जो इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, चेन है, वो झुक जाती है। अब अगर हम इसमें गलनांक की बात करें, जो संतृप्त वसा अम्ल है वो एक उच्च गलनांक होता है, असंतृप्त वसा अम्ल ये कम गलनांक होता है। अब गलनांक का मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जो संतृप्त वसा अम्ल है इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, आपका घी है, बटर है और नारियल है, नारियल तेल जो आता है, आपने देखा होगा कि ये कमरे के सामान्य ताप पर जम जाता है। ठीक है, अब इसको पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, क्योंकि इसे पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जबकि जो असंतृप्त वसा अम्ल है इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण अगर हम देखें तो जितने भी तेल होते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो
चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, कोई भी तेल हो, वो सारे के सारे आपके असंतृप्त वसा अम्ल में आ जाते हैं। अब चूंकि वो कमरे की सामान्य ताप पर वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि तरल अवस्था में होते हैं, इस वजह से उसका गलनांक कम होता है, क्योंकि हमें इसे पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम एग्जाम्पल ये देखें तो जो संतृप्त वसा अम्ल है वो कमरे के सामान्य ताप पर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि वो जो है लिक्विड में नहीं पाया जाता है, तरल अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जबकि जो असंतृप्त वसा अम्ल है ये आपके तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ठोस होते हैं सामान्य ताप पर कमरे के, और असंतृप्त वसा अम्ल ये तरल होते हैं। अब फैट तेल, इसके बारे में हमने बता ही दिया। अब बासी होना का मतलब यहाँ पर जो संतृप्त वसा अम्ल है वो कठोरता कम होती है, जबकि असंतृप्त वसा अम्लों की कठोरता अधिक होती है। आपने देखा होगा कि जिसमें संतृप्त वसा अम्ल पाए जा रहे हैं, जब वो बासी खाद्य पदार्थ हो जाते हैं तो उसमें कठोरता कम होती है, जबकि जो असंतृप्त हैं वो अधिक कठोर होते हैं। और शेल्फ जीवन की बात करें तो यानी कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको हम अधिक समय तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, जबकि जो असंतृप्त हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। इस वजह से असंतृप्त अच्छे होते हैं, क्योंकि चूंकि इन्हें हम अगर अधिक समय तक रखते हैं तो ये खराब होने लगते हैं, तो हम इनको नहीं खाएंगे। ठीक है, इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये खराब हो जाते हैं। लेकिन जो संतृप्त है उनका सेल्फ जीवन अधिक होता है, वो अगर हम लंबे समय तक भी रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होते, जिससे कि हम उनको खा लेते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और एलडीएल की बात करें तो एलडीएल का जो फुल फॉर्म है वो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक, तो जो संतृप्त फैटी एसिड्स होते हैं ये एलडीएल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और जबकि जो असंतृप्त हैं वो इसको एलडीएल को कम करते हैं। इस वजह से भी असंतृप्त अच्छे होते हैं, क्योंकि एलडीएल उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जा रहा है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो असंतृप्त इसको कम करते हैं, जबकि संतृप्त इसको बढ़ाते हैं। इस वजह से असंतृप्त ज्यादा बेटर होता है। और चूंकि अब ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, तो जो असंतृप्त है यानी कि अनसैचुरेटेड हैं, उन्हें हमें 30% उनसे जो कैलोरी हमको लेनी होती है वो 30% कैलोरी लेनी चाहिए, जबकि जो संतृप्त है चूंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से इनसे सिर्फ हमें 10% कैलोरी ही लेनी चाहिए। इतना हमारे लिए बेटर होता है। और स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है इसका, संतृप्त वसा अम्ल है ये इनके अगर हम इनका अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, यानी कि जितना अगर पर्याप्त मात्रा हमारे लिए है उतना अगर हम ले रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर हम जितना पर्याप्त है उससे अधिक अगर हम लेते हैं देन एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि ये एलडीएल को बढ़ाते हैं, तो ये हमारे हृदय पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जबकि जो असंतृप्त हैं अगर इन्हें हम पर्याप्त मात्रा से अधिक भी लेते हैं तब भी ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं, तो इस वजह से ये बेटर होते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। नारियल तेल है, देखा होगा नारियल तेल आप इस टाइम पर ठंडक का मौसम है, इस समय पर क्या होता है वो जम जाता है। वनस्पति घी वो भी जम जाता है, मक्खन है, दूध उसमें आपने देखा होगा, और मार्गरीन है, मांस है, मूंगफली है, ये सारे में ये जो है संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। जो असंतृप्त है वो जितने भी तेल है, चाहे वो जैतून का तेल हो, कैनोला हो, सूरजमुखी हो, मछली का तेल हो, और लाल मांस में भी ये पाया जाता है। एग्जाम्पल जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का है उसमें मेरिस्टिक, स्टीयरिक, पामेटिक एसिड आ जाते हैं, जबकि आपका जो अनसैचुरेटेड है उसमें लिनोलिक, ओलिक, स्टेरोडोनिक, ये सारे एसिड आ जाते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो क्या होते हैं। अब चूंकि अभी हमने पढ़ा कि वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। अब जो असंतृप्त वसा अम्ल है ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, तो इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल में। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोनो होता है जिसे एकल बोलते हैं, और दूसरा होता है पॉली जिसे बहु बोलते हैं, यानी कि एकल असंतृप्त वसा अम्ल और दूसरा है बहु असंतृप्त वसा अम्ल, यानी कि इसे शॉर्टकट में मूफा और पूफा कहते हैं।
अब जो एकल असंतृप्त वसा अम्ल है, इसमें क्या होता है, चूंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से इसको एकल असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। जबकि जो बहुसंतृप्त है उसमें दो या फिर दो से अधिक जो है बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको पॉली अनसैचुरेटेड कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं और दोनों ही तरल अवस्था में पाए जाते हैं कमरे के सामान्य ताप पर। अब अगर हम बहु असंतृप्त वसा अम्ल की बात करें, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, तो इसमें भी फर्दर इसको दो में डिवाइड किया गया है। पहला है ओमेगा 3 जिसे कि N3 भी कहते हैं, और दूसरा है ओमेगा 6 जिसे कि N6 भी कहते हैं। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ये आप देख सकते हो, ओमेगा 3 को N3 कहते हैं और ओमेगा 6 को N6 कहते हैं। तो अगर कहीं ओमेगा 3 ना लेकर के N3 लिखा है या फिर N6 लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ही है। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो, एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, जूम इन कर देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, इसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड यानी कि जो पूफा है उसमें दो हैं। अब जो ओमेगा 3 है उसमें अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है, इकोसा पेंटानोइक एसिड होता है जिसे कि शॉर्टकट में EPA बोलते हैं, और डोकोसा हेक्सानोइक अम्ल होता है जिसे कि DHA बोलते हैं। ओमेगा 6 इसमें दो आते हैं, लिनोलिक और अराकिडोनिक। ओके, अब इसमें एक मिनट मैं जूम आउट कर देती हूँ। तो अब इसमें जो आपका मैंने बताया था कि आवश्यक वसा अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें दो हैं आपकी, एक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है और दूसरा है लिनोलिकम। दोनों ही आवश्यक वसा अम्ल हैं जिन्हें कि एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब जो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है ये आवश्यक वसा अम्ल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों में जो मेन डिफरेंस ये है कि अगर हम आवश्यक जो ये अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है इसे हम जितनी पर्याप्त मात्रा है उससे अगर हम अधिक भी लेते हैं तो ये LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को तो घटाता ही है, लेकिन SDL कोलेस्ट्रॉल पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगर हम इसको जो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है अगर हम इसे पर्याप्त मात्रा से अधिक लेते हैं, देने क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL के स्तर को तो घटाता है, लेकिन ये SDL कोलेस्ट्रॉल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, अगर हम अधिक मात्रा में भी ले रहे हैं इसको तो कोई प्रभाव ये नहीं डालता है SDL पर, क्योंकि SDL इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो SDL है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो ये जो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है अगर इसे हम पर्याप्त मात्रा से अधिक भी लेते हैं तो ये SDL पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसीलिए इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। और इसे जैसा कि हमने बताया कि SDL को, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, SDL को एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और इसको ये प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिनोलिक अम्ल की बात करें तो ये क्या करता है, ये हमारे रक्त में और रक्त वाहिनी में जो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है। ठीक है, और साथ साथ ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता रहता है, जिससे क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने नहीं पाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिनोलिक अम्ल भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को एक जगह पर एकत्रित नहीं होने देता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। और जो रक्त है और रक्त वाहिनियां हैं उनकी दीवारों में भी ये जमा नहीं होने देता है। लेकिन अगर हम इसे पर्याप्त मात्रा से अधिक लेते हैं
देन ये क्या करता है, ये अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन ये एसडीएल कोलेस्ट्रॉल पर प्रभाव डालता है और यह उसको घटाता है। इस वजह से अगर आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हो लिनोलिक अम्ल को, देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पर्याप्त से आप अधिक ले रहे हो तब ये एसडीएल के स्तर को घटाता है। इस वजह से ये हानिकारक हो जाता है हमारे लिए अगर आप पर्याप्त से अधिक लेते हो। तो ये है आपका अल्फा लिनोलिक और लेनोलिक अम्ल, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें हम इसके शोध की बात कर लेते हैं कि दोनों किस किस में, किन पदार्थों में पाए जाते हैं। तो जो ओमेगा 3 वसा अम्ल है, जिसे कि N3 फैटी एसिड भी कहते हैं, ये अलसी में मछली, नट्स है, बीज, सरसों का तेल है, सोयाबीन तेल है, कनोला, अखरोट, मूंगफली, चावल तेल, इन पदार्थों में पाया जाता है। अब लेकिन जो ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स होता है, सबसे अच्छा स्रोत होता है, वो होता है अलसी। अलसी में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जबकि आपका जो मछली है, सरसों का तेल है, सोयाबीन तेल है, चावल तेल, मूंगफली है, ये भी इसके जो है अच्छे स्रोत हैं, गुड सोर्स हैं, लेकिन जो एक्सीलेंट सोर्स है वो है आपका अलसी। अलसी को फ्लैक्सीड ऑयल भी कहते हैं इंग्लिश में। अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अलसी क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप 0.5 ग्राम अलसी लेते हो, देन आपको 0.1 ग्राम ओमेगा 3 वसा अम्ल प्राप्त होता है। अब अगर आप 1 ग्राम सरसों का तेल लेते हो, देन आपको जो है 0.1 ग्राम ओमेगा 3 मिलेगा, और 2.0 ग्राम आप सोयाबीन तेल लोगे तब आपको 0.1 मिलेगा। 6.6 ग्राम चावल का तेल यानी कि राइस ब्रान ऑयल अगर आप लेते हो, देन आपको 0.1 ग्राम मिलेगा। और हरी पत्तेदार सब्जियों का अगर आप 40 ग्राम ले रहे हो, देन आपको 0.1 ग्राम मिलेगा। और फल और अन्य सब्जियां अगर उन्हें आप 400 ग्राम ले रहे हो, देन आपको 0.1 ग्राम ओमेगा 3 वसा अम्ल प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो, अलसी का आप सिर्फ 0.5 ग्राम अलसी अगर आप ले रहे हो, यानी कि फ्लैक्सीड ले रहे हो, देन ये आपको 0.1 ग्राम ओमेगा 3 दे रहा है। इस वजह से जो अलसी है वो एक्सीलेंट सोर्स कहा जाता है। अब जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसे कि हम NIN निन बोलते हैं, जो कि हैदराबाद में है, इसके अनुसार अगर आप 100 से 200 ग्राम मछली 100 से 200 ग्राम मछली आप एक हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप ले रहे हो, देन ये आपको दिल की बीमारी से बचाता है, यानी कि हार्ट डिजीज से आपको ये बचाता है, क्योंकि इसमें जो है ओमेगा 3 वसा अम्ल पाया जा रहा है। और जो अगर हम ओमेगा 6 के सोर्स की बात करें, तो ये मुख्य रूप से आपके मक्खन, ब्रेड, अंडा, चीज, लाल मांस, मुर्गी, मक्के का तेल, इन सब में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया आपका वसा अम्ल की बात। फैट की बात, कि फैट इसमें सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, दोनों में डिफरेंस क्या है, ओमेगा 6 ओमेगा 3 में डिफरेंस क्या है, तो ये यहाँ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार रिपीट मोड में आप इसको फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, इससे और अधिक क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं खनिज तत्व की, यानी कि मिनरल्स, जो आपके दाल समूह में कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं। तो इसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये पाया जाता है। अब इसमें जो फास्फोरस है, उसका 80% जो फास्फोरस है वो फाइटेट के रूप में पाया जाता है, जो कि फाइटेट एक इनहिबिटर है, यानी कि ये एक अवरोधक होता है, जो कि आपके जो अदर पोषक तत्व हैं उनको उनके डाइजेशन में, यानी कि उनके पाचन में और अवशोषण में ये बाधा उत्पन्न करता है। इस वजह से इसे एक इनहिबिटर कहते हैं, यानी कि अवरोधक बोलते हैं, यानी कि ये अदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने में, यानी कि हमारे शरीर को प्राप्त होने में ये बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन इसको भोज्य पदार्थों में कम किया जा सकता है, इसके मात्रा को कैसे कम किया जा सकता है देखते हैं यहाँ पर। इसे आप पकाकर, यानी कि कुक करके जो है कम कर सकते हो। दूसरा है आप इसको सोक करके, यानी कि भिगो कर रख दो, तब आप भोज्य पदार्थ को यूज करो।
इससे कम हो सकता है। जैसे कि दाल वगैरह हम बनाते हैं तो उसको अगर हम थोड़ी देर पहले भिगो करके रख दें, देन जो है इसकी मात्रा कम हो सकती है। और फर्मेंटेशन के द्वारा यानी कि किण्वन के द्वारा, जैसे कि खमीरीकरण भी बोलते हैं, तो इसके द्वारा भी इसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। और अंकुरण के द्वारा, जर्मिनेशन के द्वारा भी इसको कम किया जा सकता है। तो ये हो गई खनिज तत्व की बात। अब हम बात करते हैं विटामिन की। इसमें कौन कौन से विटामिन मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं। तो जो दाल समूह है वो विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से थायमिन पाया जाता है, जिसे कि विटामिन B1 बोलते हैं, फॉलिक एसिड पाया जाता है और पैंटोथेनिक एसिड पाया जाता है, जिसे कि विटामिन B5 भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे आपके विटामिन बी। तो विटामिन बी का ये अच्छा स्रोत होता है। लेकिन इसमें भी जैसा कि अनाज समूह में विटामिन ए और सी बहुत ही कम मात्रा में पाया जा रहा था, यानी कि नहीं के बराबर पाया जा रहा था, तो दाल समूह में भी विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ही कम यानी कि नहीं के बराबर पाया जाता है। लेकिन अंकुरण के द्वारा विटामिन सी की कुछ मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो जर्मिनेशन से आप विटामिन सी की मात्रा को भी बढ़ा सकते हो, इसके साथ साथ फाइटेट की मात्रा को कम कर सकते हो। तो ये दोनों में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम फॉलिक एसिड की बात कर रहे थे, तो आपने ये सुना ही होगा, फॉलिक एसिड और फोलेट दोनों ही एक ही विटामिन का रूप है। ठीक है, दोनों ही बी विटामिन है। लेकिन अक्सर हम फॉलिक एसिड और फोलेट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो फोलेट है दोनों ही विटामिन बी है, दोनों एक ही विटामिन के दो रूप हैं, जिसमें कि जो फोलेट है वो आपका नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से यह हमारे भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इसको हम एज सच भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। लेकिन जो फॉलिक एसिड है वो आपका सिंथेटिक फॉर्म में पाया जाता है भोज्य पदार्थों में, यानी कि इसको जो है हम सप्लीमेंट के रूप में या तो यूज करते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, और या फिर फोर्टिफिकेशन के द्वारा इसे भोज्य पदार्थों में ऐड किया जाता है, यानी कि सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाया जा सके। तो जो फॉलिक एसिड है ये फोलेट का सिंथेटिक फॉर्म है, यानी कि अप्राकृतिक रूप है, ये एज सच नहीं पाया जाता है। इसे या तो हम सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं या फिर ये भोज्य पदार्थों में इसको फोर्टिफाइड किया जाता है। जबकि फोलेट जो है वो इसका नेचुरल फॉर्म है, यानी कि ये भोज्य पदार्थों में नेचुरली पाया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अक्सर दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है कि दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर यहाँ पर ये दाल समूह हमारा खत्म होता है। यहाँ पर हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, जिससे आपके लिए बेटर होगा समझने में, उसको पढ़ने में और इसको तैयार करने में भी अच्छा होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव होम साइंस का एग्जाम हो, उसमें इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार आप इसको रिपीट मोड में पढ़ सकते हो। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ये वीडियोस देख सकते हो और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलिए फिर हमारा दूसरा जो खाद्य समूह था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब तीसरा हम खाद्य समूह लेकर के आएंगे, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट्स के थ्रू हमें आप बता सकते हो। हम आपके डाउट्स को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो चलिए फिर हम कोशिश करेंगे कि अब हम आपको जल्दी जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। और आप बस इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक करें और साथ में आप कमेंट्स भी करो, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो, समझ रहे हो और उसको शेयर भी कर रहे हो और लाइक कर रहे हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।